हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इससे पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था बाल अपराधी बालकों का अर्थ एवं परिभाषाएं। आज हम पढ़ेंगे बाल अपराध के कारण एवं बाल अपराध को दूर करने के उपाय या फिर बाल अपराधियों के व्यवहार के अध्ययन की प्रमुख विधियां। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बाल अपराध के कारण। कारणों को शुरू करने से पूर्व आपको एक इंपॉर्टेंट परिभाषा बता देता हूं, सिरिल बर्ट ने दी है। काफी अच्छी परिभाषा है। पूर्व में हम बहुत सी परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, लेकिन यह भी एक काफी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए बता रहा हूं। किसी भी बालक को वास्तव में अपराधी तभी मानना चाहिए जब उसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतना गंभीर रूप ले लें कि उस पर कानूनी कार्यवाही आवश्यक हो जाए। ये परिभाषा दी है सिरिल बर्ट ने। काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। सिरिल बर्ट ने लिखा है कि किसी भी बालक को तभी अपराधी मानना चाहिए जब उसके द्वारा किए गए समाज विरोधी कार्य इतना गंभीर रूप ले लें कि उस पर कानूनी कार्यवाही आवश्यक हो जाए। किसकी परिभाषा है? सिरिल बर्ट। क्योंकि जो ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जो सैद्धांतिक क्वेश्चन होते हैं कि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, सक्रिय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो वो तो हम याद करने के बेस पे तुरंत उसको एग्जाम में हल कर देते हैं और आंसर सही भी कर देते हैं, लेकिन परिभाषाओं में कंफ्यूज हो जाते हैं और परिभाषाएं पूछी भी 3-4 जाती हैं। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो थी वो मैंने आपको बताई हैं। अब बात करते हैं हम बाल अपराध के कारणों में। जैसे विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? कई बार प्रश्न पूछा गया और उसमें हम आंसर देते हैं वंशानुक्रम व वातावरण, अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व पर या उसके विकास की प्रक्रिया पर वातावरण व वंशानुक्रम का गहरा प्रभाव होता है। वही बात इसमें आती है अपराध प्रवृत्ति के कारण में। तो इसमें सबसे पहला जो कारण है वह है आनुवंशिक कारण, आनुवंशिक या वंशानुक्रम। इन कारणों में सबसे इंपॉर्टेंट केवल यही कारण है और इसी में से प्रश्न आएगा, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाल अपराध के कारणों में आनुवंशिक अर्थात वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव होता है और वातावरण में विद्यालय, परिवार व समाज आते हैं। तो विद्यालय, परिवार व समाज के आसपास का वातावरण यदि गंदा होगा, खराब होगा, तो बालक को वो जाहिर सी बात है कि प्रभावित करेगा। लेकिन यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या अपराध प्रवृत्ति पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, हाँ या नहीं, तो अपना इसका आंसर होगा हाँ, पड़ता है। इसके समर्थक कौन कौन हैं जो ये मानते हैं कि आनुवंशिकता अपराध प्रवृत्ति को प्रभावित करती है? तो सबसे पहला है सीजर लाम्ब्रोसो।
पहले हम पढ़ चुके हैं कि अपराध विज्ञान का जनक कौन था, सीजर लाम्ब्रोसो। तो ये इसके समर्थन है। और एक विद्वान है डगडेल, ये मानते हैं कि अपराध प्रवृत्ति वंशानुगत होती है और आनुवंशिकता उसको प्रभावित करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। जुक्स एवं कालिकाक, कालिकाक परिवारों पर किए गए अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि वंशानुक्रम या आनुवंशिकता अपराध प्रवृत्ति का कारण होती है। अर्थात यह प्रश्न पूछा गया था, किन परिवारों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपराध प्रवृत्ति आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। तो कौन से परिवार थे, कौन सी जाति के परिवार थे? जुक्स एवं कालिकाक। तो जुक्स एवं कालिकाक परिवारों के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि अपराध प्रवृत्तियां आनुवंशिक होती हैं या आनुवंशिकता से प्रभावित होती हैं। इसी बारे में वैलेंटाइन ने लिखा है, आनुवंशिकता को लेकर, क्या आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं, यानी बढ़ावा देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यह था कि अपराध प्रवृत्ति को आनुवंशिकता प्रभावित करती है। तो क्या अपराध प्रवृत्ति पर आनुवंशिकता का प्रभाव होता है, वंशानुक्रम का प्रभाव होता है? हाँ। इसके समर्थक कौन है? सीजर लाम्ब्रोसो व डगडेल। किन परिवारों पर किए गए अध्ययन से यह सिद्ध हुआ कि अपराध प्रवृत्ति आनुवंशिक होती है या वंशानुक्रम से प्रभावित होती है? तो जुक्स एवं कालिकाक परिवारों पर किए गए अध्ययन से। इसके अलावा आनुवंशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं या बढ़ावा देते हैं। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। इसके अलावा जो और कारण है उसमें दूसरा आता है शारीरिक कारण। शारीरिक कारण, अब शारीरिक कारणों में क्या आएगा? पहला, शारीरिक दोष। यदि किसी बालक में कोई शारीरिक दोष है, वह अपंग है, तुतलाकर बोलता है, या उसमें कोई और शारीरिक दोष है, ऐसी कमी है जो सामान्य बालकों से उसे पृथक बनाती है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या उस पर कमेंट करते हैं या उस पर हंसते हैं, तो उसमें हीन भावना पैदा होती है, उसमें कुंठा उत्पन्न हो जाती है। और इन शारीरिक दोषों के कारण वह सामने वाले पे क्या होता है? क्रोधित होता है, मारपीट पे उतर आता है, वह समायोजित नहीं हो पाता। तो अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में शारीरिक कारण भी प्रमुख होता है, जिसमें एक है शारीरिक दोष। यदि कोई बालक शारीरिक दृष्टि से अपूर्ण होता है, उसमें कोई कमी होती है जो सामान्य बालकों से उसे पृथक करती है, और सामने वाले लोग जो उसका मजाक बनाते हैं, उसे बात बात पे टोकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह तनाव एवं कुंठा से घिर जाता है और उसमें हीन भावना घर कर जाती है और समायोजित नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप उसमें कौन सी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है? अपराध की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा इसमें आता है यौनांगों का तीव्र विकास। यौनांगों का तीव्र विकास। यदि किसी बालक में समय से पूर्व किशोरावस्था के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं या उसके यौनांगों का तीव्र विकास हो जाता है, तेज गति से विकास हो जाता है, तो वह स्वयंगात्मक दृष्टि से अस्थिर हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इनसे संबंधित
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह अनुचित कार्यों का या अनैतिक कार्यों का सहारा लेता है। तो दूसरा कारण था शारीरिक दोष। तीसरा कारण इसमें आता है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण में पहला जो होगा वो ये है निम्न सामान्य बुद्धि। निम्न सामान्य बुद्धि यानी आईक्यू बहुत कमजोर होती है, पढ़ाई में काफी पीछे रह जाता है, पिछड़ जाता है। तो इसी स्थिति में उसके साथी जो स्टूडेंट होते हैं वही उसका मजाक बनाते हैं। परिणाम स्वरूप उसमें अपराधी प्रवृत्ति विकसित होने का खतरा होता है। जैसे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 70 से 75 से नीचे की आईक्यू वाले जो होते हैं उनका अपराधी बनने का खतरा ज्यादा होता है। 50 से 70 या 75 तक की आईक्यू वाले बालकों के अपराधी बनने का खतरा ज्यादा होता है। तो ये मनोवैज्ञानिक कारण है कि जिनकी औसत सामान्य बुद्धि से काफी कम आईक्यू होती है उनके अपराधी बनने का खतरा अधिक होता है। दूसरा है मानसिक रोग। मानसिक रोग जैसे दिवास्वप्न की अधिकता है, कल्पना की अधिकता है, तो इस कारण से भी उसके अपराधी बनने का खतरा हो जाता है। तीसरा संवेगात्मक अस्थिरता। सबसे अच्छा व्यक्तित्व कौन सा माना जाता है? व्यक्तित्व का श्रेष्ठ प्रकार स्वयंगात्मक स्थिर व्यक्तित्व, जिसके स्वयं स्थिर हो, किसी भी वातावरण में समायोजित हो जाता है, वह सबसे अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है। किंतु मनोवैज्ञानिक कारण में स्वयंगात्मक अस्थिरता जिस बालक में होती है, यानी बार बार उसके स्वयं बदलते रहते हैं, स्थिर नहीं हो पाते, एक छोटी सी बात पे क्रोधित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे बालकों के भी अपराधी बनने का खतरा होता है। अगला कारण है परिवार का वातावरण। यदि परिवार में आर्थिक तंगी है, माता पिता के बीच झगड़ा होता है, पिता शराबी है और घर पे आके मारपीट करता है, बालक की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, विद्यालय में नहीं जा पाता, तो वह कौन सी प्रवृत्तियां आएगी? उसमें अपराधी प्रवृत्तियां ही आएगी। इसमें ज़्यादा डीपली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने तो आप भी पढ़े लिखे हैं, आप समझ ही सकते हैं। अगला है विद्यालय का कारण। यदि विद्यालय का वातावरण सही नहीं है, विद्यालय में पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, यानी कि स्टाफ पूरा नहीं है, टीचर्स पूरे नहीं है, खाली समय व्यतीत करना होता है, तो खाली दिमाग शैतान का घर। इसके अलावा विद्यालय के आसपास जुआ घर है, वेश्यालय है और शराब का ठेका है, तो ऐसी स्थिति के कारण भी बालकों में अपराध प्रवृत्ति पैदा होती है। और समाज का वातावरण, ये सब वातावरणीय कारक है। यदि समाज के अंदर जहां बालक का घर है या उसकी सामाजिक व्यवस्था इस तरीके से है कि अपराधी प्रवृत्ति से जुड़े हुए व्यक्तियों के संपर्क में अधिक होता है, तो उसके अपराधी बनने का खतरा अधिक होता है। यानी कहने की बात यही है कि जो सबसे पहला आनुवंशिक कारण था, उसी में से 3 क्वेश्चन बनते हैं, वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अपराधी बालकों के सुधार के उपाय। सुधार के उपाय या दूसरा अपराधी बालकों के अध्ययन की विधियां। दोनों टॉपिक एक साथ चलेंगे, क्योंकि यही विधियां उसमें सुधार लाती हैं और इन्हीं विधियों के द्वारा उनकी अपराधी प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। सुधार के उपाय में हम साथ में 1-2 बिंदु और पढ़ लेंगे।
तो अपराधी बालकों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं और उनका अध्ययन किन किन विधियों के द्वारा किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट अपना यही टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन यही बन जाता है निम्नलिखित में से कौन सी अपराधी बालकों के अध्ययन की विधि नहीं है। 3 विधियां अध्ययन की दे दी और एक नहीं दी, एक मनोवैज्ञानिक विधि दे दी अलग से, या व्यक्तित्व के अध्ययन की विधि दे दी, टीएटी दे दी या सीएटी दे दी, तो उसको हमें अलग करना है, या फिर और मनोवैज्ञानिक विधियां दे दी और एक विधि दे दी केवल अपराधी बालकों के व्यवहार के अध्ययन की, तो उसमें हमें यह छांटना होगा। क्वेश्चन बनेगा अपराधी निम्नलिखित में से अपराधी बालकों के व्यवहार के अध्ययन की विधि है, तो हम इन पे अपना ज्यादा ध्यान रखेंगे। सबसे पहला जो उपाय है अपराधी बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का या उनके व्यवहार को सुधारने का, वो ये है वातावरण में सुधार। जिस स्थान या जिस वातावरण में रह करके बालक अपराधी प्रवृत्तियों को सीखता है उस वातावरण में सुधार किया जाता है, जैसे विद्यालय, परिवार एवं समाज। यदि उसके आसपास के वातावरण में कोई जुआ घर है, मदिरालय है यानी शराब का ठेका है, या फिर कोई अन्य अनैतिक गतिविधियां संचालित होती हैं, तो उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार वातावरण में सुधार करके उसके व्यवहार को सुधारने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, विधि है व्यक्तिनिष्ठ विधि। व्यक्तिनिष्ठ विधि, पहला प्रश्न यही बन जाता है कि व्यक्तिनिष्ठ विधि के प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक हैं फ्रेड एस केलर। अपराधी बालकों के व्यवहार की विधि, सबसे पहली विधि है व्यक्तिनिष्ठ विधि और इसके प्रतिपादक हैं फ्रेड एस केलर। व्यक्तिनिष्ठ, कई बार जैसे आपने एक मोटरसाइकिल खरीद रखी है, आप क्या बोलते हो, ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है, निजी संपत्ति है। वैसे ही ये व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ यानी जो बालक अपराधी बालक है केवल उसी से ये पता लगाया जाता है कि उसमें क्या अपराधी प्रवृत्तियां हैं। तो इसके प्रतिपादक कौन है, फ्रेड एस केलर। व्यक्तिनिष्ठ विधि में बालक के साथ मित्रता स्थापित की जाती है, अर्थात फ्रेड एस केलर का मानना है कि अपराधी बालक के साथ क्या स्थापित की जाए, मित्रता। अपराधी बालक के साथ मित्रता स्थापित की जाती है, किस विधि में, व्यक्तिनिष्ठ विधि में। अब ये इस अपराधी बालक के साथ क्या हो गए, व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो गए। आप अपने मित्र को हर बात बताते होंगे, अपनी कमियां भी आपके मित्र को पता होता है और आपकी अच्छाई का भी पता होता है। तो फ्रेड एस केलर ने व्यक्तिनिष्ठ विधि दी, किसके अध्ययन की, अपराधी बालकों के अध्ययन की। और फ्रेड एस केलर ने कहा कि सबसे पहले अपराधी बालकों के साथ मित्रता स्थापित की जाए और धीरे धीरे यह मित्रता घनिष्ठ होती जानी चाहिए। जैसे जैसे मित्रता घनिष्ठ होती जाएगी अपराधी बालक अपनी प्रवृत्तियों को आपके सामने उजागर करता जाएगा। एक बार विचार करें कि आपका एकदम से घनिष्ठ मित्र जो है उससे आप क्या छुपाते हो। आपने यदि कोई उपलब्धि हासिल की है तो भी सबसे पहले आप उसे बताते हो। यदि आपके साथ कोई अप्रिय घटना हुई है या आपसे कोई इतनी बड़ी गलती हो गई है कि आप अपने मम्मी और पापा को बताने में संकोच करते हैं, शर्म करते हैं, लेकिन आप अपने मित्र को बताएंगे कि यार मैं बड़ी परेशानी में हूं, आज ऐसी बात हो गई, अब हम क्या करें। तो वही बात है मित्रता। और ये एक क्वेश्चन भी बनता है कि एक शिक्षक को बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र पूर्वक और वयस्क जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो व्यक्तिनिष्ठ विधि में अपराधी बालक के साथ मित्रता स्थापित की जाती है और धीरे धीरे उस मित्रता को प्रगाढ़ किया जाता है, गहरा किया जाता है, घनिष्ठ किया जाता है। और जब मित्रता घनिष्ठ हो जाती है तो अपराधी बालक, कौन सा बालक, ये अपराधी बालक अपनी प्रवृत्तियों को आपके सामने रख देता है, प्रवृत्तियों को बताता है। कैसी प्रवृत्तियों को बताता है, जो अपराधी प्रवृत्तियों से जुड़ी हुई हैं।
वो बताता जाता है यार मेरे में ये सिगरेट पीने की लत पड़ गई है, मैं कभी कभी बियर भी पी लेता हूँ और मैंने 1-2 बार अपने पापा के पॉकेट से पैसे भी चुराए हैं अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए। तो घनिष्ठ मित्रता होने के कारण ये अपराधी बालक धीरे धीरे अपने स्वयंगों को आपके सामने प्रकट करने लगता है, अपनी अपराध प्रवृत्तियों को प्रकट करने लगता है। और जब मनोवैज्ञानिक को अर्थात आपको, जैसे आपने उससे मित्रता स्थापित की है, तो आपको या फिर जो निरीक्षक है या जो मनोवैज्ञानिक है उसको वो अपनी अपराध प्रवृत्ति बता देता है और मनोवैज्ञानिक को उन अपराध प्रवृत्तियों का पता लग जाता है और उस आधार पर वह उसके व्यवहार में सुधार करने के उसे उपाय बताता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो सबसे पहली विधि थी व्यक्तिनिष्ठ विधि, जिसके प्रतिपादक हैं फ्रेड एस केलर। तीसरी विधि अनिर्देशित विधि। अनिर्देशित विधि, इस विधि के प्रतिपादक कौन है? बाल अपराध के अध्ययन की या बाल अपराधियों के व्यवहार की अनिर्देशित विधि के प्रतिपादक कौन है? पढ़ा होगा आपने। तो इस विधि के प्रतिपादक हैं कार्ल रोजर्स। कोई आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं तब तो अलग बात है, अन्यथा यदि आपका अभी ध्यान रिट पे है तो इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे कि अनिर्देशित विधि के प्रतिपादक कौन है, अनिर्देशित विधि को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अनिर्देशित विधि के प्रतिपादक कौन है? कार्ल रोजर्स। इस शब्द को आप ध्यान से देखिए, अनिर्देशित विधि। यदि अ को निकाल देते हैं तो क्या बचता है? निर्देशित। आगे निर्देश में प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय को भी अलग कर दो तो क्या होता है? निर्देश बचता है। अर्थात हम किसी को निर्देश दे रहे हैं, और अनिर्देश का मतलब हमने किसी को निर्देश नहीं दिया, चाहे वो हमारे अंडर में काम कर रहा है और हम उसे किसी प्रकार का निर्देश नहीं देते, चाहे वो अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे। अर्थात हम ये सोचते हैं कि भाड़ में जाने दे, हमें कोई मतलब ही नहीं है। वही बात इसमें है। इस विधि में क्या होता है कि बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। किस विधि में बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़कर कार्य करने दिया जाता है? अनिर्देशित विधि में। किस विधि में बालक के साथ घनिष्ठ मित्रता स्थापित की जाती है? व्यक्तिनिष्ठ विधि में, यानी व्यक्तिगत संबंध बनते हैं तो मित्रता, और अनिर्देशित किसी प्रकार का निर्देश नहीं। तो इस विधि में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अनिर्देशित विधि में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है और उसे बिना किसी आदेशों व निर्देशों के कार्य करने दिया जाता है। यानी इस अपराधी बालक को न तो किसी प्रकार का निर्देश दिया जाता है कि आपको ये करना है, और न ही आदेश किया जाता है। उसे क्या कर दिया जाता है? स्वच्छंद कर दिया जाता है कि जैसा आप उचित समझो वैसा करो। तब बालक पूर्ण स्वतंत्र होकर कार्य करता है। उस दौरान वो अपनी प्रवृत्तियों से संबंधित कार्य अवश्य करेगा, और मनोवैज्ञानिक इन क्रियाकलापों का एवं उसके कार्यों का अध्ययन करता है और उसके व्यवहार की समस्याओं का अध्ययन करता है कि इस कारण से इसमें ये दोष उत्पन्न हुआ है, और उसके बाद में उसमें सुधार किया जाता है। अर्थात कार्ल रोजर्स ने सर्वप्रथम अनिर्देशित विधि का प्रयोग किया। अनिर्देशित विधि में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है और बालक को बिना किसी दिशा निर्देशों के व आदेशों के कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। इस दौरान उसके द्वारा किए गए कार्यों एवं क्रियाकलापों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है और उस आधार पर उसकी समस्याओं का पता लगा करके उसके उपाय उसे बताए जाते हैं। नेक्स्ट विधि है मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि पढ़ा होगा आपने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। तो मनोविश्लेषण विधि किसने दी? सिगमंड फ्रायड ने ही दी है। बाल अपराध के अध्ययन की तीसरी विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि,
और मनोविश्लेषणात्मक विधि के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। फ्रायड का मानना है क्या कि यदि बालक की अचेतन मन में दबी इच्छाओं यानी दमित इच्छाओं को पूर्ण कर दिया जाए तो अपराध प्रवृत्तियों को दूर किया जा सकता है। दमित इच्छाओं का भंडार गृह किसे कहा जाता है? अचेतन मन को। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में फ्रायड ने मन के 3 ही रूप बताए हैं, चेतन, अर्धचेतन व अचेतन। तो सिगमंड फ्रायड ने कहा यदि बालक की अचेतन मन में दमित इच्छाओं को पूरा कर दिया जाए तो उसकी अपराध प्रवृत्तियां दूर की जा सकती हैं। मनोविश्लेषणात्मक विधियों में मुख्य रूप से 2 विधियां शामिल की जाती हैं। मनोविश्लेषणात्मक विधि, इसकी 2 विधियां हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है स्वतंत्र साहचर्य विधि और दूसरी है स्वपन विश्लेषण विधि। ये दोनों विधियां मनोविश्लेषणात्मक विधियां, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी मनोविश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत शामिल की जाती हैं? तो केवल 2 ही हैं, स्वतंत्र साहचर्य विधि और स्वपन विश्लेषण विधि। ये विधि मैं पूर्व में एक्सप्लेन कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा या फिर आप चैनल पे देख सकते हो। सिगमंड फ्रायड का जो सिद्धांत है या व्यक्तित्व के अध्ययन की जो विधियां उसमें हमने दे रखा है। तो अगली विधि थी मनोविश्लेषणात्मक विधि जिसके प्रतिपादक थे सिगमंड फ्रायड। अगली विधि है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि, इसके प्रतिपादक कौन हैं? टाइडमैन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 3rd ग्रेड में रिट, सीटेट और 3rd ग्रेड का जो लेवल है सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न। जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि के प्रतिपादक कौन है? टाइडमैन। जीवन इतिहास विधि को और क्या कहा जाता है? व्यक्ति इतिहास विधि। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है? केस स्टडी। और क्या बोला जाता है? जीवन वृतांत विधि। जीवन वृतांत विधि। तो जीवन वृत्तांत विधि या हम इसको देखें जीवन इतिहास विधि, तो एक अपराधी बालक के पूरे जीवन का जो इतिहास है उसको लिया जाता है। अर्थात यदि कोई बालक अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त हो चुका है तो ऐसा क्यों हुआ इसका पता लगाने के लिए उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पूरे इतिहास को लिया जाता है। उसके मित्रगणों से, उसके परिवार के सदस्यों से, विद्यालय में अध्यापकों से उसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है। अर्थात उसके व्यक्तित्व का पूरा इतिहास खंगाला जाता है और उस आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये किन कारणों से इन प्रवृत्तियों में लिप्त हुआ और उसके आधार पर उपाय बताए जाते हैं। तो देखो, जीवन इतिहास विधि को ही व्यक्ति इतिहास विधि बोला जाता है, इसे ही केस स्टडी बोला जाता है और इसे ही जीवन वृत्तांत विधि बोला जाता है। केस स्टडी शब्द आप अवश्य याद रखें। देखें, कई बार पूछा गया प्रश्न, असामान्य बालकों एवं असामान्य व्यवहार
अलग अलग है। प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि असामान्य बालकों के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि, के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? केस स्टडी विधि, जीवन इतिहास विधि। असामान्य व्यवहार का पता लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है केस स्टडी। अगला प्रश्न, बाल अपराधी के उपचार की सर्वोत्तम विधि, बाल अपराधी के उपचार की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? केस स्टडी विधि। क्यों सर्वोत्तम? क्योंकि उसके पूरे बैकग्राउंड को खंगाला जाता है क्योंकि ये तो निश्चित सी बात है, पैदा होते ही तो कोई बच्चा अपराधी बनता नहीं है। वातावरण का प्रभाव हुआ है, उस पर वंशानुक्रम का प्रभाव हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उसके मित्रगणों से, परिवार के सदस्यों से, उसके अड़ोस पड़ोस वालों से, विद्यालय के सहपाठियों से, शिक्षकों से उसका बैकग्राउंड लिया जाता है और उसके आधार पर पता लगाया जाता है। तो जीवन इतिहास विधि या केस स्टडी के प्रतिपादक कौन है? टाइडमैन। असामान्य बालकों के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? केस स्टडी या जीवन इतिहास विधि। असामान्य व्यवहार का पता लगाने के लिए श्रेष्ठ विधि केस स्टडी। बाल अपराधियों के उपचार की सर्वोत्तम विधि केस स्टडी। नेक्स्ट विधि जो आती है उनमें है मनोवैज्ञानिक विधियों में। जैसे मनोविश्लेषणात्मक विधि की 2 विधियां थी, वैसे ही कुछ मनोवैज्ञानिक विधियां भी हैं। मनोवैज्ञानिक विधि या मनोचिकित्सा। इसमें सबसे पहली आएगी खेल विधि। खेल विधि आपने पढ़ा होगा, अध्ययन की भी विधि है एक खेल विधि। खेल खेल में सीखना, हेनरी कोल्डवेल कुक ने दी थी। खेल विधि के प्रतिपादक कौन थे? हेनरी कोल्डवेल कुक। प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है खेल विधि। लेकिन ये कौन सी विधि हम पढ़ रहे हैं? अपराधी बालकों के अध्ययन की विधि। ये अपराधी बालकों के अध्ययन या उनके सुधार के लिए इस खेल विधि का प्रयोग किसने किया था? तो इसके लिए खेल विधि का प्रयोग किया था जेकब एल मोरेनो ने। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, आएगा ही नहीं इस प्रकार का प्रश्न, क्योंकि यदि शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है तो खेल विधि, यदि सीधा लिखा आता है खेल विधि के प्रतिपादक कौन है तो अपने को हेनरी कोल्डवेल कुक ही करना है। लेकिन अपराधी बालकों को सुधारने के लिए खेल विधि का प्रयोग जेकब एल मोरेनो ने ही किया था। सामान्य सी बात है, बालकों में अतिरिक्त ऊर्जा होती है और अतिरिक्त ऊर्जा किसके माध्यम से निकलती है? खेल के माध्यम से। उसका ध्यान ही डाइवर्ट कर दिया। यदि आपके मुंह में पानी तब ही तो आएगा जब आप गर्म समोसे को देखोगे या जलेबी को देखोगे। अब बालक यहाँ पे खाली दिमाग है ही नहीं उसका, उसको खेल क्रिकेट में मशगूल कर दिया गया है, वॉलीबॉल खिलाया जा रहा है, तो अपराधी बातों पे उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से भी उसकी जो पसंद के खेल होते हैं उसकी अपराध प्रवृत्तियों को रोका जा सकता है। इंपॉर्टेंट विधि, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट विधि यही है मनोनाटक विधि या मनो अभिनय विधि या ड्रामा विधि। इसे आप मनोड्रामा भी बोल सकते हो, साइको ड्रामा। ये प्रश्न मैंने यहां पे ड्रामा इसीलिए लिखा, मनोड्रामा सही पूरा नाम है मनोनाटक विधि, मनोअभिनय विधि और मनोड्रामा। लेकिन प्रश्न इतना ही पूछा गया था ड्रामा विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं जेकब एल मोरेनो। याद रखें, आ सकता है प्रश्न। ड्रामा विधि या मनोअभिनय विधि या मनोनाटक विधि या फिर मनोड्रामा विधि के प्रतिपादक कौन है? जेकब एल मोरेनो। सर्वप्रथम ड्रामा विधि का प्रयोग जेकब एल मोरेनो ने अमेरिका में किया था।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया था। ड्रामा विधि के प्रतिपादक कौन हैं? जेकब एल मोरेनो। याद रहना चाहिए, मनोअभिनय विधि को ही मनोनाटक विधि बोला जाता है और इसे ही साइकोड्रामा विधि बोला जाता है। अभिनय का मतलब क्या है? एक्टिंग है। नाटक आप टीवी पे बहुत से देखते होंगे, तो एक्टिंग। इसमें क्या होता है, इस विधि में, ड्रामा विधि में, मनोअभिनय विधि में, बिना किसी पूर्व योजना के बच्चों को बताया नहीं जाता। अचानक क्लास में टीचर आता है कि आज हम ये करेंगे, सस्पेंस, सरप्राइज दिया जाता है। बच्चों को बताया नहीं जाता है, बिना किसी पूर्व योजना के उन्हें एक समूह में विभक्त करके कहा जाता है कि आपको कोई नाटक मंचित करना है, अभिनय करना है। इसके लिए आपको पूरी आजादी है, पूरी स्वतंत्रता है। तो जब बालक पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्य करता है तो उसके मनोवेग बाहर आते हैं, उसकी स्वयंगात्मक प्रवृत्तियां बाहर आती हैं, उसके छिपी हुई इच्छाएं बाहर आती हैं। इस आधार पे वह अध्यापक या वह मनोवैज्ञानिक उसके अपराध के मूल को पकड़ लेता है कि किस कारण से इस बालक में ये समस्या उत्पन्न हुई और इस बालक में क्या अपराधी प्रवृत्ति है और उसका सुधार किया जाता है। सर्वप्रथम जेकब एल मोरेनो ने ड्रामा विधि या मनोअभिनय विधि या मनोनाटक विधि का प्रयोग अमेरिका में किया। इस विधि में बिना किसी पूर्व योजना के बालकों को एक ग्रुप में बांट करके उन्हें कोई अभिनय करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और आपको हमारा मनोरंजन करना है, कोई भी नाटक आपको करना है। तो जब पूर्ण स्वतंत्रता के साथ ऐसा किया जाता है तो बालक अपने उद्गार या मनोप्रवृत्तियों के अनुरूप कोई एक्टिंग करेंगे और इससे मनोवैज्ञानिक को पता चल जाता है कि हमें इस बालक में इन समस्याओं का कारण क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंग उपचार बताया जाता है। नेक्स्ट है स्वयंगात्मक आघात विधि। आघात विधि, ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि आपने पढ़ी होगी, एजुकेशन से संबंधित बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षण विधियां। ब्रेनस्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उत्प्लावन विधि जो ओसबोर्न ने दी थी, यानी कि अचानक ऐसा सवाल क्लासरूम में फेंका जाता है बच्चों के सामने कि सभी बच्चे झंझना उठते हैं, उनके मस्तिष्क में तूफान सा आता है कि यार ये कैसे होगा, ये संभव ही नहीं है। जैसे आपने बोल दिया 2 और 2 22 होते हैं, जबकि 2 और 2 तो 4 ही होते हैं, लेकिन 2 और 2 22 बताएंगे होते हैं वैसे भी यदि आगे पीछे लिख दें, लेकिन एक बार बच्चों के मस्तिष्क में तूफान सा आता है कि ये कौन सी मेथड आ गई। तो उसी प्रकार हमारे व्यवहार को संतुलित रखने और बिगाड़ने का काम कौन करते हैं? स्वयं करते हैं। इन स्वयंगों से ही हमारा व्यवहार बन रहा है। हम जो कुछ हैं उसमें स्वयंगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसी भी बच्चे की अपराधी प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए उसके सामने ऐसा वातावरण सर्जित किया जाता है या ऐसी बात कही जाती है तो उसके स्वयंगों में उथल पुथल मच जाती है और वो बता देता है। जैसे आप बिना वजह आप अपने छोटे भाई या चाचा के लड़के या किसी और को जाके ये बोलते हो, अब पता चला तू क्या करता है, कल वहां पे क्या कर रहा था। अब उसने किया कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो सोचता है यार मैंने क्या कर दिया। और हो सकता है कि उसने उसी दिन सिगरेट पी हो और वो डर जाता है कि भाई चाचा जी को कैसे पता चल गया, और वो आपको सारी बातें बता देता है। वो क्या है? स्वयंगात्मक आघात विधि। तो ये थी इसकी प्रमुख विधियां। याद रखें, आपके लिए निसंदेह बहुत उपयोगी हैं। अब कुछ संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। इसमें एक संस्था पूछी भी जा चुकी है और वो संस्था है बोस्टल संस्था। प्रश्न पूछा गया था, अपराधी बालकों के उपचार के लिए किन संस्थाओं की स्थापना की गई? बोस्टल संस्था या बोस्टल स्कूल या बोस्टल विद्यालय। याद रखें, अपराधी बालकों को सुधारने के लिए बोस्टल संस्थाओं में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि बोस्टल संस्था किसके लिए है। तो अपराधी बालकों के सुधार के लिए, अपराधी बालकों के सुधार हेतु किन संस्थाओं की स्थापना की गई? बोस्टल स्कूल की या बोस्टल संस्था की। इसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? तो इसमें जो शिक्षा दी जाती है वो है औद्योगिक एवं
व्यावसायिक शिक्षा यानी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। अपराधी बालकों के सुधार हेतु बोस्टल संस्थाओं की स्थापना की गई सर्वप्रथम 1902 में। कब? 1902 में इंग्लैंड में, यूके, यूनाइटेड ऑफ किंगडम, इंग्लैंड में बोस्टल संस्थाओं की स्थापना की गई। बोस्टल एक जगह का नाम भी है। इंग्लैंड के केंट प्रांत के मैनचेस्टर के समीप, मैनचेस्टर के पास बोस्टल नामक स्थान पर अपराधी बालकों के औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक संस्था की स्थापना की गई और इस बोस्टल जगह पे किए जाने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? बोस्टल संस्था पड़ गई। भारत में बोस्टल संस्थाओं की स्थापना कब की गई? 1926 में। सर्वप्रथम कहां? मद्रास में। दोनों प्रश्न आपके लिए उपयोगी हैं। सर्वप्रथम बोस्टल संस्था की स्थापना कहां की गई? इंग्लैंड में। भारत में बोस्टल संस्था की स्थापना कब की गई? 1926 में। कहां? मद्रास में। बोस्टल संस्थाओं की स्थापना किसके लिए की गई? अपराधी बालकों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए। बोस्टल संस्थाओं में अपराधी बालकों को कैसी शिक्षा दी जाती है? औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। इन संस्थाओं में बालकों को औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा देकर के स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि उनके व्यवहार में सुधार आ सके। इसके अलावा एक चीज और है, बाल सुधार गृह। सुना होगा आपने, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। जब कोई लड़का नाबालिग लड़की को भगा ले जाता है या फिर दोनों ही नाबालिग हैं तो ऐसी स्थिति में उनको पुलिस दस्तयाब करके कहाँ भेजती है? बाल सुधार गृह में ही भेजती है। यानी कहने का मतलब भारत में भी बाल सुधार गृह हैं। तो सबसे पहले बाल सुधार गृह की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1897 में न्यूयॉर्क में। कहाँ है न्यूयॉर्क? अपने आसपास ही होगा? नहीं, अमेरिका में। सर्वप्रथम बाल सुधार गृह, अपराधी बालकों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए बाल सुधार गृह की स्थापना 1897 को न्यूयॉर्क में की गई। तो भारत में कब की गई? भारत में 1930। कहाँ? कलकत्ता में सबसे पहले। इस समय कलकत्ता ही केंद्र था, दिल्ली से पूर्व है, राजधानी कलकत्ता ही थी 1921 तक। तो भारत में सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन कलकत्ता में प्रारंभ हुआ और उसी के साथ 1930 में कलकत्ता में ही प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना की गई। तो ये थी दो संस्थाएं, ये याद रखें, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बाल सुधार गृहों में बालक को नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा प्रदान कर उनके व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। धन्यवाद। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सामग्री, आप पढ़ें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।